नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज की क्लास में। चलिए जो है हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो आपको पता है किसी भी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम व्यक्त करते हैं B से। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। अब जब किसी तार में आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस चीज का पता लगाने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। उन्होंने क्या किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी उसके पास एक दिक् सूचक सुई को रख दिया जिसे हम क्या कहते हैं, कंपास नीडल कहते हैं। उसको जब उसके पास रखा और उन्होंने देखा कि जब उस तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो उस सुई में कोई भी चेंजेस जो है नहीं आए, यानी कि कोई भी विक्षेपण जो है वो नहीं हुआ। लेकिन जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो वो जो सुई है उसमें हल्का सा विक्षेपण उनको देखने को मिला। तो यानी कि उन्होंने देखा कि जब इसमें धारा है तो इसमें कोई ना कोई चेंजेस हुए हैं, ये विक्षेपित हुई है, यानी कि इसके आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है चालक तार के। उसी को उन्होंने नाम दे दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डिपेंड करता है परिमाण पे, धारा के परिमाण पे, यानी कि इसके समानुपाती होता है। कैसे? तो देखो, जब कोई एक तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, जब उसको पास में रखा, चुंबकीय सुई रखी हुई है, धारा के परिमाण को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी बढ़ रहा था। और जैसे ही परिमाण घटाया गया धारा का, वो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जैसे ही दिक् सूचक सुई को दूरी पर रखा तो जो है उसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र दूरी की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि दूरी के तो क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है और धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। तभी तो हमने पढ़ा B समानुपाती I/R। ये जो है हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब इसके लिए जो है हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है एक नियम पढ़ा था। कौन सा नियम? जो दाहिने हाथ का नियम है, राइट हैंड रूल। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मैं अंगूठे को इस तरीके से रखूं कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को बताए, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इस दाहिने हाथ के नियम को हम क्या भी कहते हैं, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। कैसे? तो जिस तरीके से एक स्क्रू को जब हम कसते हैं तो जिस डायरेक्शन में वो आगे जाता है वो तो उसकी क्या हुई, धारा की दिशा हुई। और जिस डायरेक्शन में हम उसको घुमाते हैं, यानी कि वो घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहेंगे। तो आया समझ में? अगर अपना थंब ऊपर की साइड है, यानी कि धारा की दिशा ऊपर है, तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और अगर हमने अंगूठे को नीचे की साइड किया है, यानी कि धारा नीचे की साइड है, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज जो है आपकी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये जो है हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से, जो कि आपकी क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये क्या करती हैं, ये जो है एक वृत्ताकार पथ बनाती हैं, संकेंद्री वृत्ताकार पथ बनाती हैं। कौन? आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इनकी विशेषता क्या होती है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि प्रतिच्छेदित बिंदु पर फिर वो दिक् सूचक सुई की दो डायरेक्शन होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। जो आपके चुंबक होती है यहाँ, यानी कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी।
ये जो आपकी रेखाएं होती है कहाँ से कहाँ जाती है, तो देखो चुंबक के अंदर तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे जाती है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाती है। चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाती है। इस तरीके से ये एक वृत्ताकार पथ जो है बनाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में? ये सब पढ़ चुके हैं हम कल की क्लास में। आज की क्लास में जो है हम देखेंगे सबसे पहले धारावाही चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हम अलग अलग जो शेप है उसके धारावाही चालक तार लेंगे, यानी कि अलग अलग शेप के इनको बनाएंगे, फिर इसमें चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि कोई एक तार लिया, उसको कैसे बना दिया, वृत्ताकार बना दिया, यानी कि कोई एक तार लिया इस तरीके से और उसको मोड़ के ऐसे वृत्ताकार पथ जो है वो बना दिया। अब मैंने इसमें क्या किया, विद्युत धारा जब प्रवाहित की तो इसमें मैंने क्या देखा, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र जो है मैंने इस तरीके से क्षेत्र रेखाओं के द्वारा इसको दर्शाया। मैंने इस डायग्राम में क्या देखा कि जब ये केंद्र में जाती है, यानी कि केंद्र की साइड जब हम देखते हैं इस वृत्ताकार पाश को यानी कि पथ को, तो हम क्या देखते हैं, इस वृत्ताकार पथ के जब सेंटर में हम क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हैं तो वो किस तरीके से अपन को नजर आती है, ऐसे पैरेलल लाइन की तरह, यानी कि समांतर रेखाओं की तरह। अब जैसे जैसे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दूरी बढ़ी है, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, कम हो रहा है। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, फिर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, फिर यहाँ पर। अब इस तरीके से दूरी बढ़ती जाएगी तो ये जो है आपके चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखो तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो हमने क्या किया, तार को मोड़ा और जो एक वृत्ताकार पथ है वो बना दिया। विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर होता है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है B, ये किसके दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। कैसे, देखो जैसे मान लो कि एक चालक तार है, उसको मैंने इस तरीके से मोड़ा और उसका वृत्ताकार पथ जो है वो बना दिया। थोड़ा सा शेप जो है यहाँ पे बिगड़ गया है, इसको सही कर लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे ये वृत्ताकार तो हमें नजर नहीं आ रहा है ना, कहोगे ऐसे ही। चलिए देखिए, वृत्ताकार पथ जो है मैंने इसका ये वृत्ताकार पथ यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मैं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाऊंगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से दर्शाऊंगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई ये जो है जितने पास में होगा उतनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, यानी कि पास में जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा दिखेगा, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखेंगी और वो पूरा इस तरीके से वृत्ताकार पथ जो है वो बना लेगी। ठीक है, अब ये जैसे और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैंने बना दी। क्या ध्यान रखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, एक दूसरे को कभी जो है प्रतिच्छेदित नहीं करती। अब मैं और चुंबकीय क्षेत्र, अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जैसे दूरी बढ़ गई तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, कम। इसको इस तरीके से मानो कि आपने कोई लोहे की चीज है वो इतनी डिस्टेंस पे रखी है। देखो ये क्या है, आपकी चुंबक है, ये कोई आपके लोहे की चीज है वो एक इतनी डिस्टेंस पे रखी है। अब इसमें मैंने क्या किया कि ये जो है आपका, इसमें मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। कोई चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करने पे मैंने क्या देखा कि ये जो है इस पे चुंबक को ही मैंने पहले वो बना दिया है, विद्युत चुंबक बना दिया है। अब विद्युत चुंबक किसे कहते हैं ये बताऊंगी, अभी आगे आएगा। अभी मानो कि ये क्या है, विद्युत चुंबक है। तो विद्युत चुंबक क्या करेगा, ये जो है इसको चिपका लेगा अपने, यूं मान लो। तो इतना पास वाला ज्यादा चिपकेगा चुंबक से या फिर इतना वाला, भाई ये वाला पहले चिपकेगा ना, क्योंकि ये इसके चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है, इसकी तो दूरी ज्यादा हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र में नहीं आएगा, ऐसा ही है ना, तो ये चिपकेगा नहीं।
यानी कि दूरी बढ़ी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, कम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब इसके सेंटर में आते हैं इस वृत्ताकार पथ के, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमको ये क्या है, जो हमको दिखाई दे रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो कैसी दिखती है, समांतर दिखने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपने क्या किया था, देखो एक चालक तार लिया था सीधा, उसमें जैसे चुंबक ली, उसके आसपास आपने चुंबकीय क्षेत्र दिखाया, ऐसे ही आपने क्या किया, उस चालक तार को बस ऐसे मोड़ दिया और मोड़ के वृत्ताकार पथ बना के उसमें चुंबकीय क्षेत्र देख लिया। केवल उसकी शेप ही तो चेंज की है ना। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर क्या होता जाता है, निरंतर बड़ा होता जाता है। हमने क्या देखा इस डायग्राम के अंदर, देखो इसमें क्या देखा कि यहाँ पर छोटा वृत्त है, फिर बड़ा वृत्त है, लेकिन जैसे जैसे आगे गए दूरी बढ़ी तो वृत्ताकार पथ क्या हो गया, बड़ा होता गया। इसको जब कंप्लीट करेंगे तो बड़े बड़े वृत्त बनेंगे। तो इस तरीके से दूरी बढ़ने पर जो है आपके वृत्ताकार पथ जो है उनका भी साइज क्या हो गया, बढ़ता गया। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। तो इस तरीके से सीधी लाइन जैसी प्रतीत होने लगती है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आप कहेंगे मैम परिनालिका क्या होती है। देखो परिनालिका को अपन इंग्लिश में कहते हैं सोलेनॉइड। अब आप कैसे समझोगे, आपने कभी जो है पेपर फॉइल देखा है जिसमें अपन रोटी लपेटते हैं, जो उसको फाड़ के रोटी लपेट लेते हैं, यानी कि उसको रोटियों को गर्म रखने के लिए उसको लगाते हैं अपन। वो एक लकड़ी का सा पट्टा होता है, उसके ऊपर इस तरीके से वो पूरा फॉइल जो है लिपटा रहता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है कि जो तार है वो इस तरीके से आपका क्या है, गोल 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 बना देते हैं। उसको ही अपन क्या कहते हैं, सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका कहते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पर यही नहीं सोच पाते कि परिनालिका कहते किसे हैं, सोलेनॉइड कहते किसे हैं। तो किसको कहेंगे, जब वो तावे के तार को इस तरीके से गोल गोल, जैसे आपका उस लकड़ी के पट्टे पर पूरा पेपर रोल यूं इस तरीके से रहता है, वैसे ही उसको गोल गोल तार को जब बना देते हैं तो अपन उसको क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। देखो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो इस तरीके से अनेक फेरों वाली जब कुंडली अपन बना देते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड कहते हैं। अब देखो पहले हमने जो है सीधे धारावाही चालक तार में देखा था कल, दूसरे नंबर पे जो है हमने इसकी शेप चेंज की, इसको वृत्ताकार बना दिया, वृत्ताकार पाश बना दिया। अब हमने इसको क्या बना दिया, परिनालिका बना दिया यानी कि सोलेनॉइड बना दिया। तो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पर हम दर्शाए हैं। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, देखो ये जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि बाहर की साइड उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाएगी और अंदर की साइड जो आपका दक्षिणी ध्रुव है उससे उत्तरी ध्रुव। तो देखो यहाँ अंदर जा रही है ना, ये इस तरीके से अंदर जा रही है ना, ये क्या है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। किस पोल से, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल जा रही हैं। अब बाहर की साइड नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है, जा रही है नहीं जा रही, इस तरीके से पथ बना रही है वृत्ताकार। यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आपको समांतर सी नजर आ रही होंगी। देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे के समांतर है कि नहीं। तो ये क्या है आपका, एक परिनालिका बनाई और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की और उसमें देख लिया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा कैसे है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे है, आई कि नहीं आई बात समझ में। अब इसी परिनालिका को हम विद्युत चुंबक भी बना सकते हैं।
कैसे? तो जो हमने ये कुंडली बनाई है इसके अंदर मान लो कि जो है इस तरीके से कुंडली बनाई, उसके अंदर इस तरीके से हमने एक रॉड रख दी, जैसे वो लकड़ी का जो पट्टा है आपके पेपर रोल के अंदर, उसको उसके अंदर रख दिया इस तरीके से। तो यानी कि जैसे कोई नम लोहे का पदार्थ है कोई, उसको रख दिया, तो उसको हम विद्युत चुंबक बना सकते हैं। उस तारों के अंदर जब कोई नम लोहे का पदार्थ रख दिया तो उसको हम विद्युत चुंबक कह सकते हैं। आई क्या नहीं आई बात समझ में? देखिए इधर कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। छड़ चुंबक में अपने क्या किया था, जैसे छड़ चुंबक क्या थी अपने पास, इस तरीके से छड़ चुंबक थी, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ऐसा ही था। इसमें क्या हुआ कि आपके जो चुंबकीय क्षेत्र है साउथ से नॉर्थ अंदर की साइड और नॉर्थ से साउथ इस तरीके से था कि नहीं था, इस तरीके से। ऐसे ही सेम केस में हुआ परिनालिका में। परिनालिका में हमने क्या किया, जो विद्युत रोधी तार है उसको इस तरीके से कुंडली की फॉर्म में। अब देखो परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है और दूसरा सिरा जो है किसकी तरह कार्य करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह। अपने को दो ध्रुवी तो चाहिए भाई। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इसमें जो रेखाएं होती है इस तरीके से आपको समांतर सरल रेखाएं नजर आएंगी। आगे देखिए कि किसी परिनालिका के भीतर यदि सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन बाहर जो है वो असमान होता है, क्योंकि दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अंदर तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो होगा। अब देखिए परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रख कर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर इस परिनालिका के भीतर ये इस तरीके से कोई लोहे का पदार्थ मैंने अंदर रख दिया, जैसे नम लोहे का पदार्थ, कोई मैंने नरम लोहे का पदार्थ इस तरीके से रख दिया अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, विद्युत चुंबक बन जाएगा। अब देखो इसको पूरे को कनेक्ट कर दिया सर्किट से, विद्युत परिपथ से, इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है जिसके कारण इसमें अंदर चुंबकीय क्षेत्र तो है ही, है ना। तो ये किस तरीके से काम करेगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेट का काम करेगी, यानी कि विद्युत चुंबक का काम करेगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? चलिए अब अपन चलते हैं आगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, जैसे हमने मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम पढ़ा था, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम पढ़ा था। इसमें जो है हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है वाम हस्त का नियम। कौन सा नियम पढ़ना है, वाम हस्त का नियम पढ़ना है। किस चीज के लिए, उससे तो हमने क्या निकाल लिया, उस वाले रूल से, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम से तो हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर ली, लेकिन बल भी तो कार्य कर रहा है ना, बल की दिशा कैसे ज्ञात करोगे? तो उसके लिए हम वाम हस्त का नियम लगाते हैं। ये वाम हस्त का नियम क्या है देखेंगे अभी एक बार। देखो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या होता है कि आपको पता है, कोई भी हमने चालक तार लिया, ठीक है, कोई भी हमने क्या लिया, चालक तार लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो ऑरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से कर दिया था ना, वो दिक्सूचक सुई वाला, ये तो पता है आप सभी को। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक के निकट रखी चुंबक पर बल आरोपित होता है। मान लो कि उसके पास कोई चुंबक रखी हुई है, अब चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबक तो उस पर फोर्स फील करेगी ही, तो उस पर जो बल आरोपित होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका बल है इसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करोगे? तो देखिए मैरे एम्पियर ने बताया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। अब इस बल को हम किस नियम से जो है ज्ञात कर सकते हैं, किस नियम से जो है हम इसको पता लगा सकते हैं?
देखो कि चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, लंबवत। यानी कि मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है और जो है तो आपके धारा की, ये जो है आप मानो कि आपके क्या है, धारा की दिशा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपके मान लो लंबवत है ये एक दूसरे के, तो इस टाइम पर विस्थापन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। इस टाइम पर विस्थापन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। देखो इसको किस तरीके से समझोगे, इसमें आप समझो FBI रूल। क्या याद रखना है आप लोगों को, केवल FBI याद रखना है। कैसे, देखो इधर FBI, ये FBI क्या है भाई, कैफे का नाम है क्या कोई? देखिए FBI है, F से है अपना यहाँ पर फोर्स, ठीक है। B से क्या है यहाँ पर अपना मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और I यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, क्या है अपने इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा। ये हो गई तीन चीजें FBI से। अब इसमें कि आपके किस डायरेक्शन में बल लग रहा है, किसी मान लो कि कोई चालक तार है उसमें अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की, उसके पास में किसी चुंबक को हम लेके आए। इस एक्सपेरिमेंट में ये जो है, ये आपको यहाँ पर डायग्राम जो नज़र आ रहा है इसमें यही कहना चाह रहा है ये कि ये जो है अपने पास कोई चालक तार है, इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ इसके पास में मैं क्या लेके आई, इस चुंबक को लेके आई, ठीक है, इस चुंबक को लेके आई, तो इस पे जो बल लगा इस चुंबक के ऊपर वो किस डायरेक्शन में लगा, किस डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हुई, किस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और किस डायरेक्शन में चुंबकीय बल लगा उस चुंबक के ऊपर। इसी को ज्ञात करने के लिए जो हम है वाम हस्त का नियम पढ़ते हैं, जो कि क्या है आपका FBI रूल। देखो हमें इस FBI रूल को क्या कहते हैं अपन, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब देखो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, वाम हस्त यानी कि लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड जब आप उठाते हो, कौन सा, लेफ्ट हैंड जब आप उठाते हो तो इसमें आपको 3 उंगलियां लेनी है, एक ये वाली और एक अंगूठा, ये तीनों आपको लेने हैं। इन दोनों को विचारों को शांत कर लो, ठीक है, ये 3 हैं आपके पास। इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है। लंबवत का मतलब क्या होता है, इस तरीके से, ये लंबवत होता है 90 डिग्री एंगल। तो इन तीनों को 90 डिग्री एंगल पे रखो। जैसे मान लो कि इसको मैंने ऐसे रखा तो ये वाली जो उंगली है दूसरी वाली ऐसे जाएगी, 90 डिग्री एंगल हो गई। अब इसके 90 डिग्री, ये मतलब एकदम सीधी जानी चाहिए, तो ये एकदम सीधी। ये 3 उंगलियां अपन ने यहाँ पर ले ली। अंगूठे को मैं अभी उंगली बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन समझ लो, एक ये अंगूठा, ये वाली उंगली और एक ये वाली उंगली, ठीक है। इन तीनों को लंबवत रखना है, यूं नहीं रखना, यूं रखना है लंबवत, यानी कि एक ऊपर तो एक इस डायरेक्शन में और एक अंदर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो ये जो आपकी, मान लीजिए कि ये है, आप जैसे मानो कि आपने याद किया क्या, FBI, क्योंकि अगर आप FBI याद रखोगे ना तो आपको इजीली तरीके से याद रहेगा कि कौन सी उंगली किसको दर्शाती है। तो मैंने इस FBI को इस तरीके से रख दिया। मैंने कहा कि ये F यानी कि अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, I यानी कि विद्युत धारा, तो ये जो तीसरी उंगली है ये किसको बताएगी, विद्युत धारा की दिशा को, ठीक है। देखो कि मैंने कहा कि जो आपकी तर्जनी उंगली है वो किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जो मध्यमा उंगली है वो आपके विद्युत धारा की दिशा को बताती है। तो जो अंगूठा है उस पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। यानी कि अगर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपके सामने की साइड यानी कि इस जो है साइड क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस वाली डायरेक्शन में। तो आपका
जो बल है वो कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। इसे अपन कहते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। देखिए वामहस्त का नियम, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर हो। आई बात समझ में? देखो जो है इस डायग्राम के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से अपन को हाथ रखने हैं। देखो अपना लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड में अंगूठा, ये वाली तर्जनी उंगली और ये वाली मध्यमा उंगली। ये जो आपकी तर्जनी उंगली होती है वो किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। जो आपकी मध्यमा उंगली है वो किसको बताती है, तो ये बताती है विद्युत धारा की दिशा को। तो जो अंगूठा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, ये अंगूठा प्रदर्शित करेगा आरोपित बल को, यानी कि F को। तो देखो अगर इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है तो इस डायरेक्शन में क्या है, विद्युत धारा की दिशा, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। ठीक है, अब मान लो कि मैंने इसको इस तरीके से घुमा दिया, ठीक है, यानी कि यूं आपका क्या है, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। अगर धारा की दिशा आपके ऊपर की साइड है, धारा की दिशा क्या है, ऊपर की साइड, तो अंदर की साइड आपका क्या लगेगा, अंदर की साइड बल लगेगा। अगर मान लो मैंने धारा की दिशा को क्या कर दिया, डाउन कर दिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका इस डायरेक्शन में है, तो नीचे की साइड आपके क्या है, नीचे की साइड है विद्युत धारा की दिशा। तो आपके जो है बाहर की साइड, कहाँ, बाहर की साइड, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, बल लगेगा। आई कैन, यही बात समझ में? अगर मैंने धारा की दिशा को मान लो इस तरीके से कर दिया यहाँ, ठीक है, तो धारा की दिशा यहाँ पर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आगे की साइड, तो आपका जो है इस तरीके से ऊपर क्या हो जाएगा, बल लग जाएगा। आई कैन, यही बात समझ में? इस डायग्राम में ये यही दिखाना चाह रहा है। देखो ये जो आपकी उंगली है ये किसको प्रदर्शित करती है, ये जो उंगली अंगूठा है ये बल को, जो आपकी ये वाली उंगली है ये किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मध्यमा है वो किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत धारा को। तो इसने क्या किया है, इस तरीके से लंबवत रखा अपने हाथ को, और तीनों उसमें जो है आपकी क्या दिखा दी है, तीनों तरीके से इस तरीके से मोड़ लो अपने हाथ को, कैसे भी तुम्हारा ही आता है। तो इससे हम चुंबकीय क्षेत्र यानी कि विद्युत धारा की दिशा पता है तो चुंबकीय क्षेत्र पता है, और चुंबकीय क्षेत्र पता है तो बल की दिशा को हम बता ही सकते हैं। किस नियम से, तो आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। आई कैन, यही बात समझ में? चलिए देखिए आगे, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा किसको, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, तो अंगूठा आपके बले व्यक्त करेगा आरोपित बल को। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो ये कंप्लीट हुआ, आपके जो पथ थे अलग अलग शेप के उनमें आपके चुंबकीय क्षेत्र को। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका, क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ। सबसे पहली चीज आपके इस चैप्टर के अंदर से विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बड़े बड़े टॉपिक थे वो हटा दिए गए हैं अभी नए वाले सिलेबस के अंदर। बड़े बड़े टॉपिक थे सच में, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बड़े टॉपिक सारे हटा दिए, चैप्टर आपका बहुत छोटा कर दिया है। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या, घरेलू विद्युत परिपथ। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। आपने देखा होगा कि खंबे पे बड़े बड़े तार लगे रहते हैं, ऐसी लाइन्स आती रहती है बड़ी बड़ी। फिर हमारे घरों के अंदर मीटर लगा रहता है बाहर की साइड, फिर उस मीटर से कनेक्शन होता है तारों का, और उसमें भी आपने जो है कलरफुल से तार देखे होंगे। कितने तार देखे होंगे, 2-3 तार देखे होंगे कलरफुल से। एक जो है आपका रेड कलर का यानी कि लाल रंग का तार होता है, एक आपका काले रंग का तार होता है, एक हरे रंग का तार होता है। इस तरीके से ये जो तार है ये सब इनसे मिलके अपना क्या बनता है, घरेलू विद्युत
परिपथ, यानी कि जो हमारे घरों में करंट फ्लो हो रही है, विद्युत धारा आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका जो है अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है। देखें अब इसको, देखो सबसे पहले हम दो तार लेते हैं। क्या? सबसे पहले दो तारों के बारे में बात करेंगे। एक होगा आपका रेड वाला और एक होगा आपका ब्लैक वाला। देखिए, अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से प्राप्त होती है। तो बड़ी बड़ी जो लाइंस आती रहती है ना, मेन लाइन, अपन नहीं कहते कि मेन लाइन कट गई और मेन लाइन में ये हो गया और वो हो गया। तो जिन तारों से अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पावर आ रही है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको मेंस कहते हैं। अब ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे, आपने देखा होगा कि आपके घरों के बाहर या फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खंबे लगे रहते हैं, तो लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। अब उन खंभों के सहारे हमारे घर में इनका कनेक्शन होता है, या फिर भूमि के अंदर, यानी कि जो आपकी पृथ्वी है उसके अंदर केबल लगा देते हैं और उसके थ्रू अपने घरों में आता है। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? रेड कलर का जो आपका तार होता है, लाल रंग का जो तार होता है, इसको अपन कहते हैं विद्युन्मय तार। क्या कहा जाता है? विद्युन्मय तार कहा जाता है। ये जो आपका तार होता है, इसको अपन विद्युन्मय तार के साथ साथ धनात्मक तार भी कहते हैं। कौन सा? धनात्मक तार भी कहते हैं। पहला जो कि कौन सा होगा? रेड कलर का। दूसरा जो आपका तार होता है वो कैसे कलर का होता है? काले रंग का। कौन सा? काले रंग का। ये जो काले रंग का तार होता है इसे अपन कहते हैं उदासीन तार। क्या कहते हैं? उदासीन तार कहते हैं। ये जो आपका उदासीन तार होता है इसको अपन ऋणात्मक तार भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऋणात्मक तार भी कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि ये आपके क्या है, खंबा लगा हुआ है, वहां से आपका विद्युत मेन आया। ठीक है, विद्युत मेन, ये आपके घरों में कोई लगा मीटर है। ठीक है, अब इस मीटर से जैसे ये रेड कलर का तार और आपके ब्लैक कलर का तार इस तरीके से आगे निकलेंगे। रेड कलर का तार क्या होता है आपका? तो इसको अपन कहते हैं धनात्मक तार या विद्युन्मय तार। जो ब्लैक कलर का तार होगा उसे अपन क्या कहेंगे? उदासीन तार। ठीक है, क्या कहेंगे? उदासीन या ऋणात्मक तार कहेंगे। ठीक है, देखो आगे। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? विद्युन्मय तार या धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार जिस पर काला आवरण होता है उसे अपन ऋणात्मक तार या उदासीन तार कहते हैं। ठीक है, देखिए अब इन तारों के बीच जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट। और एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और कई बार पूछा जाता है कि कितने वोल्टेज से जो है हमारे घरों में वोल्टता आती है, तो कितनी वोल्टेज की? 220 वोल्टेज। ठीक है, वोल्ट की। अब देखो, घरों में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। किसमें? विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। अब देखो क्या होता है कि आपके जो है जितने भी उपकरण हैं घर में, परिपथ जो हैं, उनको हमेशा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ये क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि उनको श्रेणी क्रम में ना लगा के पार्श्व क्रम में क्यों लगाते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर देखो, विद्युत फ्यूज अपन क्यू यूज में लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि विद्युत फ्यूज से होते हुए, तो इस फ्यूज का क्या रोल होता है? आपने देखा होगा कि जो है कभी कभी फ्यूज आपके मीटर में बाहर लगा रहता है इस तरीके से, वो कुछ लाइट ब्राउन सा कलर का रहता है, क्रीम से कलर का रहता है। वो विद्युत फ्यूज क्यों लगाते हैं? पता है आपको उसके पीछे का रीज़न कि उसको क्यों लगाया जाता है फ्यूज़ को? कभी कभी आपने देखा है कि हाई वोल्टेज जो है आपके, यानी कि हाई वोल्टेज से एकदम से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो आपका जो फ्यूज़ है वो उड़ जाता है। तो वो फ्यूज़ उड़ना ना आपके घर के सारे उपकरणों के लिए सही है। क्यों? कई बार क्या होता है कि हाई वोल्टेज होने से
जो आपका विद्युत फ्यूज़ है एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये फ्यूज़ एक तरीके पिघल जाता है और एकदम से पूरा जो परिपथ है ना सर्किट आगे उसका कनेक्शन काट देता है। आपने देखा होगा फ्यूज़ उड़ते ही जो है लाइट चली जाती है, ऐसा होता है ना, तो वो कनेक्शन काट देता है जिससे हाई वोल्टेज की वजह से आपके जो उपकरण है ना घर में वो ख़राब नहीं हो। तो इसी वजह से इस विद्युत फ्यूज़ जो है वो लगाया जाता है। अब देखो, ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। अब परिपथ जो है आपके दो टाइप के होते हैं घर में, कितने? दो। एक जो परिपथ होता है उसमें 5 एम्पियर की धारा आती है और दूसरे वाले परिपथ में 15 एम्पियर की धारा आती है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो 15 एम्पियर की धारा है ना वो तो जैसे बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा पावर खींचते हैं, जैसे गीज़र, कूलर आदि के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो आपके नॉर्मल पावर खींचते हैं, कम पावर खींचते हैं, ऐसे चीज़ों के लिए आपके 5 एम्पियर वाला परिपथ काम में आता है। तो देखो, दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है, जिससे बल्ब, पंखे, जो छोटी चीज़ें यानी कि जो कम पावर खींचती है उनके लिए चलाया जाता है। भू संपर्क तार, तो ये दो तार तो हो गए आपके कौन सा, एक विद्युन्मय तार हो गया और दूसरा आपका ब्लैक वाला तार हो गया। तीसरा जो तार आता है आपका ग्रीन कलर का, उसे अपन क्या कहते हैं? भू संपर्क तार कहते हैं। कौन सा तार? भू संपर्क तार कहते हैं। यानी कि इस तार का कनेक्शन होता है अपनी जमीन से, अपनी धरती से। क्यों? क्योंकि भू संपर्क तार जिस पर प्राय हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। क्यों? जिससे कि कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आए वो किस में चला जाए? धरती में चला जाए, आपके जो उपकरण हैं वो खराब नहीं हो, इसके लिए भूमिगत तार जो है वो लगाते हैं, जिसे अपन कहते हैं भू संपर्क तार। देखिए इधर इस तरीके से डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा 3 कलर के तार। पहला तार आपका ये रेड वाला, ये क्या है? आपका फ्यूज है, ठीक है, विद्युत फ्यूज। यहां से आपका रेड वाला तार गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? विद्युन्मय तार कहते हैं। क्या? विद्युन्मय, या फिर अपन इसको कहते हैं धनात्मक तार। ये जो आपका ब्लैक वाला तार होता है इसको अपन क्या कहते हैं? दिख रहे हैं ना तुम्हें दो तार, रेड और ब्लैक। तो जो आपका ब्लैक वाला है उसे अपन क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है उदासीन तार। क्या कहते हैं? उदासीन तार या फिर ऋणात्मक तार। कौन सा? ऋणात्मक तार कहते हैं। अब देखो, जो ग्रीन वाला तार है इसको अपन क्या कहते हैं? भू संपर्क तार। क्या कहते हैं? भू संपर्क तार कहते हैं। तो देखो, आपके ये जो है वितरण बॉक्स जिसमें मुख्य स्विच व प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक पृथक फ्यूज लगे हों। अब जो है इस तरीके से ये सारे अलग अलग जो फ्यूज हैं उनसे होते हुए अलग अलग स्विचेस में चले जाएंगे। तो देखो, ये रेड कलर का तार, ये ब्लैक वाला तार। अब ये ग्रीन वाले तार को जोड़ के कहाँ पर? भूमि में। कहाँ पर? भूमि में जो है क्या कर दिया जाता है? संपादित कर दिया जाता है, यानी कि अंदर जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से ये क्या है? आपका घरेलू विद्युत परिपथ है। देखो आगे, इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है, जिससे कि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। इसीलिए ये जो आपका ग्रीन वाला तार है भू संपर्क तार, इसका यूज किया जाता है। आगे देखिए, साधित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा रह सकता है। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा एकदम जैसे आपने देखा है करंट लग जाता है, तो उससे सुरक्षा के लिए उससे बच सकता है। इसी वजह से इस तार का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच में विभिन्न विद्युत साधित्रों को संयोजित किया जा सकता है।
अलग अलग विद्युत साधित जो है वो लगाए जा सकते हैं। प्रत्येक साधित्र का अपना पृथक ऑन स्विच होता है, ऑन और ऑफ। भाई आपने देखा होगा कि 3-4 बटन है, एक पंखे का, एक ट्यूबलाइट का, एक किसी और चीज़ का है, एक का प्लग लगाओ तो आपके आयरन चल जाती है, होता ही नहीं होता। तो ताकि इच्छा अनुसार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। अगर एक ही जो है, मान लो कि एक ही ऑन ऑफ का बटन होता तो सारी चीज़ें एक साथ जलती, एक साथ बंद होती, फिर तो तुम्हें सारे काम जो है उसी तरीके से करने पड़ते। भाई ऐसा तो नहीं है जब भूख लगती तो खाना ही खाते हो, ऐसा तो नहीं है सांस लेके काम चला लेते हो, भूख लगती तो खाना ही खाते हो। यानी कि एक चीज़ कर, स्विच चाहिए हमें, वो दबाया और उससे हमने अपना काम करवा लिया। ठीक है, चलिए। सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में, किस क्रम में? पार्श्व क्रम में। देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक सीरीज में अपन लगाते हैं, पार्श्व क्रम में क्या होता है, एक दूसरे के समांतर लगाते हैं। अब आपको पता है कि पार्श्व क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज तो सेम होता है, लेकिन विद्युत धारा जो होती है वो अलग अलग होती है। तो जब हम इसको श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो सब में विद्युत धारा एक जैसी बहेगी, बहेगी नहीं बहेगी? इसीलिए जो है हम, अब वोल्टेज तो हमारा एक ही आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, धारा का मान अलग अलग है। तो इसी वजह से इसको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं कि जैसे मान लो कि पंखा खराब हो गया तो पंखा खराब होने की वजह से और चीज़ों पे इफेक्ट नहीं आए, इसी वजह से पार्श्व क्रम में लगाते हैं। अगर श्रेणी क्रम में लगा दिया तो एक चीज़ के खराब होने से सारी की सारी चीज़ें निपटेगी, इसीलिए कैसे क्रम में? पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ये क्या है? आपका विद्युत फ्यूज है। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साधित्र को अति भारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। यानी कि एकदम से हाई वोल्टेज आ जाए तो उससे सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो डैमेज हो सकते हैं, तो उससे होने वाली क्षति से कौन बचाता है? विद्युत फ्यूज। जब विद्युत में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, तार भिड़ जाते हैं, अपन कहते हैं ना कि तार भिड़ गए इसके, तो अगर किसी चीज़ के तार भिड़ जाते हैं तो आपके अति भारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि उनकी कवरिंग, आपने देखा होगा रेड कलर का तार है, ब्लैक कलर का तार है, उनका ऊपर विद्युत रोधी आवरण होता है, वो आवरण हट जाता है तो तार आपस में भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है इनकी क्षति हो सकती है। साधित्र में कोई दोष होता है, ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि दोनों मिल गए, दोनों मिलने की वजह से विद्युत धारा ज़्यादा, इससे लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अपन कहते हैं ना कि इसमें तो आज शॉर्ट सर्किट हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो इसको अपन ने क्या कह दिया? लघु पतन। इसी से बचने के लिए जो है आपके विद्युत फ्यूज का यूज़ करते हैं। विद्युत फ्यूज का यूज़ विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को क्या कर देता है? पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्रों को संयोजित करने से भी अतिभारण हो जाता है। इसीलिए जो है किसका यूज़ किया जाता है? फ्यूज का यूज़ किया जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? और इसी के साथ आज का अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। देखिए ये जो अपना चैप्टर है इसके अंदर आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? तो विभिन्न वृत्ताकार, विभिन्न जो पथ हैं आकृति के, जो धारावाही चालक तार है उनमें चुंबकीय क्षेत्र हमने देखा। तो हमने क्या किया? एक धारावाही चालक तार लिया और इसको वृत्ताकार पथ पर मोड़ लिया, यानी कि उसको जो है वृत्ताकार पाश बना लिया। अब उसमें अपने विद्युत धारा प्रवाहित की, चुंबकीय क्षेत्र जो है हमने देखा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वृत्ताकार पथ जो है उनका साइज भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अब इसी तरीके से जो आपने विद्युत रोधी तार है उसको क्या किया? एक कुंडली के रूप में बना लिया, जिसे अपन ने क्या कहा? परिनालिका। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र देखा।
तो इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। बाहर दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है। जैसे छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है, सेम हम किसके अंदर देख सकते हैं? परिनालिका के अंदर। अगर इस परिनालिका के अंदर हमने कोई नर्म लोहे की पदार्थ रख दी तो हम इसको विद्युत चुंबक बना सकते हैं। इसके बाद हमने जो है इस चुंबकीय क्षेत्र पर की वजह से और विद्युत धारा की वजह से कि उस धारावाही चालक तार के पास अगर कोई चुंबक रखी है तो उसमें चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने एक नियम पढ़ा। कौन सा? तो वो है आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जिसमें आपने क्या कहा कि हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करें कि हमारी हाथ की तीन, एक अंगूठा, एक आपके तर्जनी उंगली और एक मध्यमा उंगली, इन तीनों को अगर 90 डिग्री एंगल पे यानी कि एक दूसरे के लंबवत रखें तो आपके जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो अंगूठा है वो किसको प्रदर्शित करेगा? ये प्रदर्शित करेगा चुंबकीय बल को। तो FBI, FB और I, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इससे हम जो है चुंबक पर आरोपित बल ज्ञात कर सकते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? इसके बाद हमने देखा जो है घरेलू परिपथ, विद्युत परिपथ, जिसमें 3 तारों के बारे में देखा। एक तार होता है जो आपके मेन लाइन होती है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके आती है, उसको अपन कहते हैं विद्युत मेंस। फिर उसके बाद 2 तार हैं। पहला रेड कलर, जिस पर रेड कलर का विद्युत रोधी आवरण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युन्मय तार कहते हैं, धनात्मक तार कहते हैं। दूसरा ब्लैक कलर वाले को ऋणात्मक तार कहते हैं, उदासीन तार कहते हैं। इसके बाद 2 तरीके का परिपथ, एक में 15 एम्पियर धारा और एक में 5 एम्पियर धारा। तो जो हाई पावर वाले आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, विद्युत इस्त्री हो गया, आपके जैसे गीजर हो गया, इनके लिए 15 एम्पियर, और जो आपके फैन हो गया, बल्ब हो गया, इनके लिए 5 एम्पियर वाला परिपथ। थर्ड जो इसमें तार होता है वो कौन सा होता है? भू संपर्क तार, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसको जो है धातु की प्लेट के साथ भूमिगत कर दिया जाता है। आई कि नहीं बात समझ में? और जो है विद्युत फ्यूज लगाया जाता है अपने घरेलू परिपथ में, मेन उस पर मीटर में। क्यों? क्योंकि अगर आपके हाई वोल्टेज आती है तो ये फ्यूज जो है वो पिघल जाता है और आगे के विद्युत परिपथ को तोड़ देता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की क्षतिग्रस्त नहीं हो, हानि नहीं हो, इस वजह से। और हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट आती है। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन नई क्लास में स्टार्ट करेंगे एक और नया चैप्टर, और आपकी क्लास का लास्ट चैप्टर पर्यावरण से रिलेटेड। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।